नर्मदा रिवर आदिवासी मछली का भोजन। नर्मदा नदी के किनारे पर एक बड़ा जंगल का क्षेत्र था। उसमें बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे। वो सब लोग बहुत मेहनत करके वहां पर खेती बाड़ी करते थे। कुछ लोग जंगल में मिलने वाला शहद को और जड़ी बूटियों को निकालते थे और उनको लाकर शहर के बाजार में बेचते थे। एक दिन मुन्ना नाम का एक चोर वे आदिवासी शहद और जड़ी बूटी बेच रहे थे, तब उनको देखा। फिर उनको कुछ धोखा देने का सोच के साथ उनके पास जाकर बातें मिलाया। तब वे आदिवासी लोग जंगल में उनके गांव के बारे में और उनके जीवन के बारे में उसको बताए। मुन्ना उनको बहुत ध्यान से सुन रहा जैसा नाटक करने लगा। तब मुन्ना, शाबाश शाबाश, असल में जीना है तो आपके जैसे आदिवासी के जैसे जीना है। आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, कहा। तब एक आदिवासी, मालिक, खाने के समय पर आकर मिले हो। उस समय में आने वालों को मेहमान समझकर खाना खिलाना हमारा रिवाज है। कृपया करके हमारे साथ आकर भोजन कीजिए, कहा। तब मुन्ना, आहा, क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा है। ठीक है, कहा। तब उन लोगों ने उसे मछली के सब्जी के साथ खाना खिलाए। वो खाकर मुन्ना, वाओ, बढ़िया है, स्वाद अद्भुत है। असल में इतना स्वादिष्ट मछली का सब्जी कहीं पर भी नहीं मिलता है। वैसे इसको कैसे पकाते हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? पूछा। तब एक आदिवासी, मालिक, हमारा खाना बनाने का रहस्य किसी को भी नहीं बता सकते हैं, कहकर हमारे बड़े लोग कहते हैं। दया करके वो मत पूछिए, कहा। तब मुन्ना, ऐसा है क्या? ठीक है दोस्त, मैं आपको इतना विश्वास कर रहा हूँ, मगर आप लोग मुझे विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक है, क्या कर सकते हैं, कहकर सेंटिमेंटल डायलॉग मारा। उसके वजह से वे सब आदिवासी एक दूसरे के मुंह एक देखकर बताएंगे कहकर इशारा करने लगे। तब एक आदिवासी, दोस्त, आप ऐसा बात मत कीजिए, हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आप इतना पूछ रहे हो इसलिए आपको बताते हैं, मगर ये राज किसी को भी मत बताइए, कहा। तब मुन्ना, आहा, जिगरी दोस्त मतलब आप ही हो, बताइए बताइए, कहा। तब वे सब मछली का सब्जी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या मसाला डालते हैं, सब बताकर मुन्ना को वो मसाला भी दिए। तब मुन्ना, अरे वाह, आप कितना बड़ा दिल वाले हैं। आप हमेशा मेरे जिगरी दोस्त बनकर रहेंगे। सब जिगरी दोस्त हैं। मैं चलता हूँ, कहकर वहां से चला गया। बाद में मुन्ना, इस मसाला के साथ फिश करी बनाकर बेचूंगा तो जिंगा लाला पैसे ही पैसे मिलते हैं। उतना ही नहीं, उनका जैसे बेच लगाकर बेचूंगा तो सच में मैं आदिवासी हूँ सोचकर लोग भी ज्यादा मुझे देखने के लिए आएंगे, सोचा। फिर उसने नर्मदा नदी के किनारे पर एक छोटा सा होटल लगाकर उसको नर्मदा आदिवासी मछली का भोजन कहकर बोर्ड लगाया। वो आदिवासी का वेश पहनकर, आइए आइए, आदिवासी मछली का भोजन, आदिवासी मछली का भोजन बहुत बढ़िया स्वाद रहता है, आइए आइए, कहकर चिल्ला रहा था। उसके वजह से सब लोग उसके पास आने लगे। फिर उन सबको वो फिश करी डालकर दिया। वो खाकर लोगों ने उसका बहुत तारीफ करने लगे। एक आदमी, बेटा, आप आदिवासी लोग ज्यादा बाहर नहीं आते हैं। आने से भी कुछ शहद या कुछ जड़ी बूटी बेचकर चले जाते हैं, मगर ऐसा कोई भी भोजन का होटल नहीं लगाते हैं। जो भी हो, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, कहा। तब मुन्ना, हाँ जी, जंगल में रहेंगे तो कहाँ से डेवलप होंगे बताइए। हमारा लोगों को जितना भी कहने से नहीं सुनते हैं। वेस्ट फेलोस, इलिटरेट, वर्स्ट फेलोस। कुएं में मेंढक की तरह है वो लोग। अगर कोई ऊपर जाने का कोशिश करते हैं तो वो नीचे खींच लेते हैं। इसलिए मैं खुद डेवलप होने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जी, कहा। वैसे ही उसका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। एक दिन 4 युवक स्टाइल से रेडी होकर उसके होटल में आए। मुन्ना उनको फिश करी मील्स परोसा। वो खा रहे थे। तब मुन्ना, कैसे है जी टेस्ट, कहकर पूछा। तब एक युवक,
बहुत अच्छा है, एज इट इज है, कहा। तब मुन्ना एज इट इज है, क्या बात कर रहे हो सर? पूछा। तब वो युवक, वही जी, उस दिन आपने हमारे गांव में फिश करी सीखे थे ना, सेम ये भी वैसे ही है, इसलिए एज इट इज कह रहा हूँ, कहा। तब मुन्ना हैरान होकर आप कौन हो आप लोग? पूछा। तब दूसरा युवक, क्या रे, गेटअप बदला तो पहचान नहीं पाए हो क्या? बड़े जिगरी दोस्त है कहकर कह रहे थे ना उस दिन, हम तो वही जिगरी दोस्त हैं, आदिवासी लोग, कहा। तब और एक, क्या रे, थोड़ा दया दिखाकर हमारा मछली का सब्जी का राज के बारे में तुम्हें बताए तो उससे ही व्यापार करना शुरू किया, वो भी ठीक है कहकर छोड़ दिया तो हमारे बेच डालकर लोगों को धोखा देकर हमारे बारे में बुरा बताते हो, अरे मारो इसे, कहा। तब वे सब आदिवासी मिलकर मुन्ना को पकड़कर खूब पीटे और उस होटल को पूरा नाश कर दिए। गरीब वर्सेस अमीर का कपड़ा। गढ़वाल नाम के शहर के रहने वाले पति पत्नी भाटिया और काजल की एकलौती बेटी है श्रेया। वे अपनी बेटी को बहुत प्यार से देखा करते थे। उनके घर में मैथिली करके एक काम वाली काम किया करती थी। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त थी, क्यों रे मैथिली, आजकल काम पे देर से आ रही हो? ऐसे करोगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और तुम्हारी जगह मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। मेम साहब, 4 घरों में काम करती हूँ, ऊपर से बच्चों के स्कूल के डिब्बे तैयार करने पड़ते हैं, कभी कभार देर हो जाता है अम्मा, बुरा मत मानिए। क्या तुम्हारी बेटी पढ़ती है और उसके स्कूल का डिब्बा तैयार करने के लिए मेरे काम पर देर से आओगी? फिर भी तुम जैसे लोगों को पढ़ाई की क्या जरूरत है? 4 घर में काम करती हो, तेरे मदद के लिए उसको रख लो। अम्मा, हम लोग तो पढ़ नहीं पाए और अगर हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारी तरह घरों में ही उनको काम करना पड़ेगा। हाँ करेगी, उसमें क्या गलती है? सब पढ़ के गाड़ियों में घूमेंगे तो घरों में काम कौन करेंगे? जा जा, उसकी पढ़ाई बंद करके कल से उसको भी काम पे लेके आना, वरना तू भी काम पे आना बंद कर दे, समझी? कहकर वहाँ से चली गई। अगले दिन मैथिली अपनी बेटी दिव्या को काजल के घर पे काम पे लेके आई। दिव्या के फटे हुए कपड़े देखकर मैथिली से श्रेया बोली, ये क्या आंटी, दिव्या तो फटे हुए कपड़े पहन रही है, कपड़े नहीं खरीदे क्या? बेटा उसको ही पसंद नहीं है, नए कपड़े खरीदो तो भी नहीं पहनती है बेटा, पता नहीं क्यों, सारे सामान कबर्ड में रखी रहती है। अच्छा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं आंटी, देखोगे क्या? कहकर उसके सारे कपड़े जो हैंगर पे टंग रहे थे वो सब इनको दिखाया। वहाँ पर आके ये सब देख के काजल, ए श्रेया, स्कूल को डुम्मा मारी, इतना ही नहीं और अभी इनको कपड़े दिखा रही है। अब ये कपड़े उसके बच्चों को पसंद आएंगे तो क्या दे देगी? दे दूंगी माँ, और तुम्हें इससे क्या, तुम तो नहीं खरीदते हो ना, ये सब मेरे पापा खरीदते हैं, और ज्यादा बोलोगी तो इनमें से आधा दिव्या को दे दूंगी, मुझे बीपी मत दिलाना। श्रेया माँ को ऐसा उल्टा जवाब नहीं देते, तुम्हारी भलाई के लिए तो वो कह रही है ना। आप चुप हो जाइए आंटी, मेरी माँ के बारे में आपको पता नहीं है, हमेशा उसके बात को ही जीतना है। ए श्रेया, क्या बहुत बकवास कर रही है तू? चलो वो कपड़े वहाँ पे रखो वरना देखो चमड़ी उतार दूंगी तेरी। चमड़ी उतारोगी? मेरी चमड़ी उतारोगी? देखो, अब देखो, मेरे कपड़े में से आधे कपड़े दिव्या को दे दूंगी, तुम्हें जो करना है करो, जिसको बोलना है बोलो। कहकर अपने कपड़ों में से बहुत सारे कपड़े निकालकर उसने दिव्या को दे दिए। ये देखकर मैथिली बोली, अम्मा इतने कपड़े मत दो, बच्ची को बहुत सारे कपड़े हैं। आंटी, आप भी मेरे माँ के तरह बात मत करना, सिर दर्द हो जाएगा। ये कपड़े लेकर आप तुरंत यहाँ से निकलो, वरना मुझे खुद पता नहीं है मैं क्या करूँगी। ए मैथिली, चुपचाप ये कपड़े लेकर यहाँ से निकलो और कल से दिव्या को स्कूल भेज देना। लगता है ये सठिया गई है, जल्दी से तुम दोनों निकलो यहाँ से। ये सुनकर मैथिली और दिव्या कपड़े लेकर वहाँ से चले गए। अब काजल से श्रेया बोली, माँ इतना एक्टिंग करके दिव्या को कपड़े क्यों देने हैं? अच्छे से तुम ही दे सकती थी ना।
इसलिए क्योंकि मैथिली का बड़ा आत्मसम्मान है। वो मुफ्त में कुछ भी कभी भी नहीं लेती है। कई बार मैंने उसे अपने कपड़े, तुम्हारे कपड़े भी दिए थे, पैसे भी दिए थे नए कपड़े खरीदने के लिए, फिर भी उसने सारा सब कुछ हमेशा लौटा दिया। कुछ दिन पहले मैं फटे हुए गाउन में स्कूल जाते हुए दिव्या को देखा। उस पर बड़ा तरस आया मुझे, मगर उसकी माँ कपड़े देने से लेगी भी नहीं कहकर इतना कुछ प्लान करना पड़ा। तूने तो एक्टिंग जबरदस्त किया है श्रेया। मेरी एक्टिंग को छोड़ो, तुम कितनी अच्छी हो माँ। आई लव यू अम्मा।